Hello student, today we will discussing about power system analysis. Power system analysis इलेक्ट्रिकल का मेन कोर सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बीटेक जब करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उसको पढ़ते हैं और उस समय हम देखते हैं कि इसका सिलेबस बहुत लेंदी और लार्ज होता है। तो ऐसा नहीं है, इसका सिलेबस हम लोग बहुत इजी फॉर्म में और सिमेट्रिक फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो पावर सिस्टम के पहले से हम लोग कुछ फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। पर यूनिट सिस्टम है, फॉल्ट एनालिसिस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, केबल्स हैं, जनरेशन है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है। हमने यहाँ पर 7 फैक्टर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, करंट, और इन सब की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। रेजिस्टेंस ओम में कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज वोल्ट एम्पियर में, करंट आपकी अगर वोल्टेज वोल्ट में और करंट आपकी एम्पियर में, पावर वोल्ट एम्पियर में। तो ये क्या होता है, हम जब इसको एक साथ लेते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो टाइम की जो भी चीज़ है वो कम करने के लिए हमें इनको एक सिस्टम में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर यूनिट सिस्टम। वहाँ पर सारी यूनिट एक ही फॉर्म में हो जाती हैं और यूनिट लेस हो जाता है सारे सिस्टम, दैट इज़ द पर यूनिट सिस्टम। फॉल्ट की बात करते हैं तो फॉल्ट तो हमने इलेक्ट्रिकल का मेन चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज़ द फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है कि जब हम कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये पहले से ही प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि कोई भी चीज़ आइडियली पॉसिबल नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत उसमें फॉल्ट हो सकती हैं। तो वो फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले फॉल्ट पढ़ना पड़ेगा कि फॉल्ट आएंगी किस किस तरीके की, दैट इज़ द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट 120 डिग्री पर तीनों फेस की जो फेज़ होते हैं वो होते हैं। तो अगर उस फेज़ के एरिया में अगर फॉल्ट दिख रही है, दैट इज़ द सिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का कोई भी स्पेसिफिक एंगल डिसाइड नहीं होता है, दैट इज़ द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इलेक्ट्रिकल में एक सब्जेक्ट के तौर पर अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले ये सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम हुआ करता था, अब वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में है और डिप्लोमा में भी बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब कोई भी हम जनरेशन डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर जनरेटर लेते हैं, फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, फिर यहाँ पर हाउस होल्ड सप्लाई मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन आता है और ये पूरा सेक्शन कहलाता है ट्रांसमिशन सेक्शन। तो ट्रांसमिशन सेक्शन में 11 kV का हमारा जनरेशन है, तो 220 में स्टेप अप किया, 220 से फिर 11 kV में फिर स्टेप डाउन किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें अंदर चलती रहती हैं। तो ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पर एक हब तक पहुँचने के बाद फिर फाइनली इंडस्ट्रीज़ और घरों को हाउस होल्ड सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना। केबल्स तो पता है, केबल्स हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि जो हमारी सप्लाई आ रही है वो केबल के ही थ्रू आ रही है। केबल क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं। जनरेशन मतलब जनरेशन, यहाँ पे हमने जनरेटर की थोड़ी सी चीज़ लिखी हुई है कि जनरेटर इज़ कन्वर्टिंग मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट जनरेशन वही चीज़ है कि जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ले रहे हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन, अब वही जो फॉल्ट की बात करेंगे तो फॉल्ट में वही चीज़ हमने बताई कि फॉल्ट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें फॉल्ट दिखती हैं, कई जगह फॉल्ट ऐसी होती हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या लगाते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द आइसोलेट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। पावर फैक्टर की बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। ये आपको पावर फैक्टर होता है, ये आपने अगर पढ़ा होगा। ये आपका आर है और ये आपका जेड है और ये आपका आई, मतलब यहाँ पर इम्पिडेंस और कैपेसिटेंस का कोई भी टर्म्स हो सकता है। तो ये कॉस फाई आपका यहाँ पर डिनोट हो गया। पावर सिस्टम एनालिसिस में ये आपका मेन कोर फिगर है। अगर पावर सिस्टम एनालिसिस का फिगर देखेंगे कुछ इस तरीके से, अभी जो फिगर बनाया था वो इस तरीके से था, अब ये क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो 11 kV का वोल्टेज ले लिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज को सप्लाई जाती है। अब इनके कुछ चीज़ें याद रखना कि ट्रांसमिशन के लिए हमेशा 3 फेस 3 वायर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेस 4 वायर का यूज़ करते हैं ऑलवेज। तो ट्रांसमिशन के लिए जो आपका वायर होता है वो ग्राउंड वायर जो होता है वो टॉप पर होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राउंड वायर जो होता है वो हमेशा ग्राउंड में होता है। पहले ट्रांसमिशन को प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरे ट्रांसमिशन को सेकेंडरी। इंडिया में जो एसी ट्रांसमिशन है वो 765 है और इंडिया में जो डीसी ट्रांसमिशन है वो 500 kV है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे, वही जो डायग्राम ऊपर बना वही डायग्राम नीचे। इसका अगर रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है तो रिएक्टेंस डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ये आपका हो गया ये इस तरीके से आपका रिएक्टेंस डायग्राम
बन जाएगा। अभी आगे आपको मिलेगा, आप इसको मत सोचिए कि ऐसे कैसे बन रहा है, आपको ये मिलेगा, बट मैं ऐसे ओरली बता दे रही हूँ कि ये आपका जनरेटर सेक्शन है, ये आपका ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर 2 है, और ये आपका जनरेटर का सेकंड जनरेटर है, दैट इज द सोर्स। ओके, तो अब हमने यहाँ पर देखा पर यूनिट क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन ऑफ बेस क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो वोल्टेज है, करंट है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन बनाएंगे तो उसकी अपनी यूनिट होगी विथ यूनिट। प्राइमरी इज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी, ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी के बराबर नहीं है, और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी के बराबर है, और यूनिट लेस क्वांटिटी है, पर यूनिट क्वांटिटी यूनिट लेस क्वांटिटी। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत कम लगता है। कंसीडर मोर देन वन नेटवर्क, कंसीडर ओनली वन नेटवर्क, क्योंकि सारी चीज़ें एक फॉर्म में आ जानी है तो एक ही नेटवर्क। अभी जो बनाया था रिएक्टेंस डायग्राम वही है, ये आप यहाँ पर भी आराम से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपर यूनिट की बात करते हैं। पहले करंट की बात करें। करंट क्या होता है? करंट की हम कहीं भी बात नहीं करेंगे, हमेशा हम पावर के वोल्टेज की ही बात करेंगे। तो करंट भी तो आएगी, लेकिन उसको लिखना हमें पावर और वोल्टेज के ही फॉर्म में रहेगा। तो एम बी ए बेस अपॉन वी बी बेस, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और आई वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये तो पता ही है चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड बेस आपका फाइनल आ गया। जेड पर यूनिट अभी पढ़ा है, पर यूनिट एक्चुअल वैल्यू अपॉन ऑफ बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल फॉर्म में रहेगी, लेकिन बेस वैल्यू अभी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो बेस वैल्यू जेड पर यूनिट इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड पर यूनिट इज जेड एक्चुअल इंटू एम वी ए अपॉन ऑफ के वी स्क्वायर। चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म मतलब दो सर्किट दिए होंगे, प्राइमरी साइड का, ये सेकेंडरी साइड का दो सर्किट हैं, ये प्राइमरी साइड के दो सर्किट हैं, एक सर्किट ये एक सर्किट ये। तो इसके जेड टू पर यूनिट इज इक्वल टू जेड वन पर यूनिट एम वी ए न्यू। एम वी ए न्यू का मतलब हो गया एम वी ए बेस, बेस वैल्यू जो दी होगी। न्यू का मतलब यहाँ पर बेस से है। ओके, यहाँ पर जो ये है ये बेस है। ये याद रखना कि जो पावर है वो आपकी बेस वैल्यू चेंज पूरे पूरे फिगर में नहीं होगी, लेकिन ये जो केवी के बेस वैल्यू ये चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। और थ्री फेज के लिए फॉर्मूला पावर का पता ही है, √3 वी वी आई बी, और आई बी हमें कहीं पर दिया नहीं होगा, हमें हर एक चीज़ किस पे, पावर और वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए। अब नंबर ऑफ बसेस का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बसेस अगर आपको 4 दी हुई है तो पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड। तो नोड इज इक्वल टू बस प्लस 1, ये याद रखना फर्स्ट। ओके, अभी वही चीज़ बताए कि ये चेंज होगा, बट ये चेंज नहीं होगा, पावर चेंज नहीं होगी, वोल्टेज चेंज हो सकता है। तो पर यूनिट क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे अगर कोई बेस वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, तो अपने हिसाब से वैल्यूज को मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर थ्री फेज, अब क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 3 फेज 4 बाय तो 11 KB और 25 MVA ये आपकी बेस वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी बेस वैल्यू रखने के बाद जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। एक्चुअल वैल्यू दी हुई है लेकिन जेड बेस की वैल्यू नहीं दी है, वो हम कैसे निकालेंगे, बी बी अपॉन पावर से, तो बी बी स्क्वायर अपॉन ऑफ एस बी। ये वैल्यूज आपको पता ही है सारी बेस वैल्यूज, तो आपने जेड बेस निकाली है तो जेड पर यूनिट निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन इसके आगे का एक्सटेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 जनरेटर लगे हुए हैं, 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बस बार लगी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें रिएक्टेंस डायग्राम ही पूछेगा, रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। तो के बी न्यू, न्यू मतलब बेस वैल्यू, एम बी ए न्यू मतलब बेस वैल्यू, तो इसमें 25 दी है, इसकी 200। ये चेंज होगी अभी, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए 25 होगी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए नहीं होगी, लेकिन पावर इसके 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 सब के लिए 200 ही रहेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, 25 अपॉन 230, 220 अपॉन 25। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 25 अपॉन 230 मतलब 25 जो है प्राइमरी साइड के लिए है, और 230 सेकेंडरी साइड के, 220 प्राइमरी साइड के लिए, 25 सेकेंडरी साइड के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी पहली वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी भी हमें पहली वैल्यू चाहिए, लेकिन पहली वैल्यू ही हमें निकालनी है क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। तो 25 अपॉन ऑफ 25, यहाँ पर देखिए आपने लिखा होगा 25 अपॉन ऑफ 220, 25 अपॉन ऑफ 25 अपॉन ऑफ 220, 220 सॉरी 25 एक्स अपॉन 25, देखिए सॉरी एक्स अपॉन ऑफ 25 मतलब एक्स ये निकालनी है, तो इसका एक्स अपॉन ऑफ 25 मतलब इसका अगर पहला ये एक्स माना है अपॉन ऑफ 25, तो 230 अपॉन ऑफ 25, क्योंकि इसकी भी वही लेंगे 230 अपॉन ऑफ 25। तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लिए, प्राइमरी साइड की वो वोल्टेज निकल आया। ये आपका बेस वोल्टेज हो जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर 1 के लिए, जनरेटर के लिए तो दिया ही हुआ है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन का बेस वोल्टेज ये हो गया, ठीक है। यही चीज़ क्या हो जाएगी, 230 ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी हो जाएगी बेस वैल्यू।
25। अब सेकंड वाली, सेकंड में भी तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स दी हुई हैं, 2 रेटिंग दी हुई है। सेकंड साइड के लिए देखेंगे तो सेकंड साइड के लिए ये सोर्स होगा, ना कि ये होगा, ये अब नहीं होगा, अब ये होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 25/220 प्राइमरी अपॉन प्राइमरी। अब सेकेंडरी साइड का है तो नीचे वाले को बाई मान लेंगे, तो 230/230 बाई, ऐसे करके बाई अपॉन ऑफ 230, 25/220 बाई अपॉन ऑफ 230। तो आपकी ये वैल्यूज फाइनली निकल आई। ओके, नेक्स्ट जेड न्यू, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब XG1 जनरेटर 1.09। अब पहले तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो कि 0.09 ये कहाँ से, 9% दिया है तो इसका मतलब 0.09 मतलब 9/100, 12/100। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, 9%, 12%, 9%, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, वही चीज़ें लिख रहे हैं 0.09। अब पावर की बेस वैल्यू दी हुई थी, पावर की एक्चुअल वैल्यू जनरेटर 1 के लिए वहाँ पे लिखी हुई 100 और 25/25, तो ये आ गया। XG2 जनरेटर 2 के लिए 9% थी तो 0.09 बेस वैल्यू यही थी, एक्चुअल वैल्यू यही थी। और उसकी ये क्या है, ये इसकी सॉरी, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है 25 और 26.13 इसकी बेस वैल्यू है। देख लेते जनरेटर 2 के लिए, जनरेटर 2 के लिए ये जो 25 दी है इसकी एक्चुअल वैल्यू 26.13 क्या है, बेस वैल्यू है। ओके, तो हमने 26.13 इसकी बेस वैल्यू लिखी। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर 1 के लिए 0.12 12% था तो 0.12 ले लेंगे, 200/90 हो जाएगा। 200 उसकी पावर है और 90 उसकी अपनी पावर है, बेस वैल्यू ये अपनी वैल्यू। 25/25 इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें जो ये चीज़ दी हुई 25/230 है, तो ये फर्स्ट से शुरू, अगर इस तरफ से शुरू कर रहे हैं, इस तरफ से शुरू कर रहे हैं तो ये आएगी, और इस तरफ से शुरू कर रहे हैं तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, वैल्यूज़ इस तरीके से आएंगी 200 230, मतलब इस तरफ से वैल्यूज़ 230 पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे XT2 के लिए भी सेम यही कर रहे हैं, 220/230, 220 मतलब उसकी अपनी वैल्यू और 230 उसकी बेस वैल्यू। ट्रांसमिशन लाइन के लिए देख लेते, ट्रांसमिशन लाइन ZA/ZB 150/ऑफ। इसका समझ में आ गया है ना, ये कैसे किया है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कैसे किया है, यही वाले तो निकाले थे ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा रेटिंग, इसके लिए जो रेटिंग है वो हो जाएगी 0.12, ठीक है 0.12। और 220 मतलब 200/ऑफ इसकी MBA कितना दिया है, MBA इसमें दिया नहीं है क्या, MBA यहाँ पे कितना लिया है हमने, 100 मतलब वही लिया है, 100 ही है क्या, 90, 90 वही सेम लिया है, कोई उसमें वो नहीं है, चेंजेस नहीं है। तो जो इसका लिया है वही इसका ले लेंगे, 200/90। अब ये देखो 220 दिया है, उसके पहले का 230 है, तो ये बेस वैल्यू है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है वोल्टेज के लिए, वहीं पे दिया है। 220/230। ट्रांसमिशन लाइन के लिए ZA/ZB मतलब एक्चुअल वैल्यू अपॉन ऑफ बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इसकी 150 है और बेस वैल्यू इसकी VB/IB है। ओके, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 150 इंटू 200/230। ये कैसे आ गया, 200 मतलब पावर की बेस वैल्यू और इसकी वोल्टेज की बेस वैल्यू। ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस डायग्राम में यही सारी चीज़ें हम कैसे मत लिखेंगे, XG1 की वैल्यू जो आई थी, XT1, X9, XT2, XG2 जो अभी आई हैं, जैसे ये आई है 1.56 ये ट्रांसमिशन लाइन, तो वो वहाँ पे पुट कर देंगे। और यहीं पर ये वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन 2 के लिए आई है 0.26, तो वो पुट कर देंगे, ऐसी वैल्यू सारी पुट कर देंगे। और कोई और प्रॉब्लम